नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी। आप सभी के साथ सीक्रेट लर्निंग में हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन। पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप योजना है। क्लास 11th के लिए हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में सोल्व पेपर वैसे 9th के लिए और 11th के लिए जो मैथ्स का पेपर आएगा लगभग 90% सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2022 का एक सोल्व पेपर है उसको लेकर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन मैथ्स के जिक्र किए थे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। ये त्रिकोणमिति का है। एक टावर के पास देखो, एक टावर है ऐसा 60√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु, कितनी दूरी पर? 60√3 मीटर पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये यहां से 60√3 दूरी। उन्नयन कोण मतलब ये ऐसा कोण है और वो कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब h। हमको क्या निकालना है? देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, हमको निकालना है लंब, और दे रखा है आधार। और लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब h, आधार 60√3। टेन थीटा मतलब टेन 60 डिग्री। h बटे 60। टेन 60 का मान कितना होता है? तो टेन 60 का मान होता है, अब देखो आपको सारे मान पक्के याद होना चाहिए सर। अगर आप सोचेंगे कि टेन 60 का मान हमको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है, बराबर h बटे 60√3। अब देखिए h की वैल्यू निकालनी है, तो h बराबर होगा 60√3 गुणित √3। √3 का गुणा किया कितना हो गया? 3। अब 60 में √3 का गुणा हो गया तो कितना हो गया? 180। तो आपका उत्तर है 180 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इतना सारा एग्जाम में करना नहीं है, वैसे कोशिश पूरी करना है कि आपको धीरे धीरे इन सारे सवालों की आदत हो जाए। ठीक है, टॉपिक में पूरा पढ़ा दूंगा आपको। अभी ये फिलहाल आपको ये आइडिया हो जाए कि 2022 में कैसे क्वेश्चन हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ने की अपनी तैयारी को करना है। तो यहाँ पर 60√3 है। अब 60√3 अगर इसका लंब है, आधार है, तो 60 का गुणा कर देना है टेन 60 का। कुल मिला के आपको 60√3 में टेन 60 का गुणा करना हो। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। √3 में √3 का गुणा किया 180। देखो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सर्वसम्मिका वाली बात है। आपको पता है सर्वसम्मिका एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो और बनती है, एक और होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 3 बनती है, इससे 2 बनती है, इससे 2 बनती है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सही है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, तो 1 के बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ये गलत है। इसका मतलब 12वें का उत्तर जो होगा हमारा वो चौथा गलत है। क्या बात समझ पाए? देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको करवाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर। देखो ये निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होता है। देखो ये एक रेखा है, माना कि इस रेखा के दो बिंदु हैं। एक है आपका, इस रेखा के कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। तो पहला बिंदु क्या है उसको देखते हैं अपन। थोड़ा सा क्या है, हमारे भाई साहब ने थोड़ा सा दिक्कत कर दी, मैं इसको देख लेता हूँ। -3 और 2, देखिए ये -3 और 2, तो ये -3 और 2 ये बिंदु है। और एक और बिंदु है 2 और -3, 2 और -3 और -3। ठीक, और इसको एक रेखा ये है, इसको जोड़ती है।
इसको 1:2 में जोड़ती है, यानी ये हो गया आपका 1:2। ठीक है, ये इस प्रकार का है। आपको ये इतनी सारी करने की जरूरत तब होगी जब आपको समझा रहा हूं। आपको पता है ये हमेशा x1 और ये y1 होता है, ठीक, और ये x2 और ये y2 होता है। ठीक है, तो इसके विभाजित करने वाले के बिंदु निर्देशांक कितने होते हैं? तो इसका भी एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। इसको मैं m1 मान सकता हूं और इसको मैं m2 मान सकता हूं। ठीक है, या फिर इसको कुछ और मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, k1 k2 मान लो। चलो इसको मैं मान लेता हूं k1 k2, k1 और k2। ठीक, और ये मान लेता हूं मैं कि m1 और m2 के रूप में आया। ठीक है, तो यहां पर k1 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? k1 का मतलब ये वैल्यू है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, देखो इस m1 में x2 का गुणा करना है। देखो यहां से ध्यान रखिएगा, और यहां पे x निकालने के लिए इस m1 में x2 का गुणा करना है, यानी इस 1 में 2 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 2। और इस m2 में इस x1 का गुणा करना है, तो कितना होगा -3 + 2 कितना होगा -6। ठीक, और बटे में हो जाएगा आपके पास m1 + m2 मतलब 1 और 2 कितना हो गया 3। ठीक, तो इसका कितना हो गया, 2 में से -6 जाएंगे तो -4 बचेंगे, तो -4/3 आ गया। ये हो गया आपके पास। देखो इसमें भी -4/3 है, इसमें भी है, ये गलती होगी। अब इसी प्रकार से आपको k2 निकालना है। k2 मतलब ये वाला बिंदु निकालना है। तो आपको अब यही काम किसके साथ करना पड़ेगा, y के साथ। तो इस m2 का गुणा यानी 2 का गुणा इस 2 में होगा, तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इस 1 का गुणा इस -3 में होगा, तो कितना हो जाएगा -3, बटे वही 1 + 2 मतलब 3। 4 में से -1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 3 बचा, 1/3। इसका मतलब मेरे पास बिंदु आ गए -4/3 और 1/3। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आपको उत्तर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, अब ये आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करना है सर। अभी मैं आपको पेपर कर रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस का सेशन भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये। अब इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होता है? देखिए पूरा गंदा लिख रखा है यहाँ पे, है ना। ये हमारे जो टाइपिंग करने वाले बंदे हैं थोड़ा सा उसमें है। तो ए, ये ए है। अब ए में क्या लिखा हुआ, अब ए में लिखा हुआ है आपके पास 2 3, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, कुल मिला के एक ऐसा त्रिभुज। अब त्रिभुज अभी मैं बता रहा हूं कि मैं समकोण भी बना रहा हूं, मैं कुछ भी बना रहा हूं। ये हो गया ए 2 3, बी हो गया माना कि आपके पास 4 0, और सी आपके पास हो गया 6 -3। ठीक है, इससे त्रिभुज कौन सा बनता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई निकाल लो, इसकी भी लंबाई निकाल लो, और इसकी लंबाई निकालो। लंबाई निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका समकोण बनेगा कि विषम बाहु बनेगा कि समबाहु बनेगा, कैसे बनेगा। तो भुजा निकालते हैं। देखो कोई भी भुजा निकालने के लिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। माना कि ये है ए, ये है बी और ये सी, अपने को निकालना है, माना कि ए बी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो घटा लो, बस घटाने का काम करो उसमें। देखो 4 में से ये 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस यहां पे कितना है 0, 0 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा √13। ये हो गया ए बी। अब बीसी को ले लो, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, -3 में 0 गया तो -3 बचेगा, उसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, बराबर भी हो गया √13। ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद इस भुजा को ले लो, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, देखो ये हो गया आपका बीसी। अब सी ए ले लें, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 बचा, 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस -3 में से +3 गए तो 6 हो जाएंगे, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो आपको पता है 36 और 16 कितना हो गया √52। अब देखो ये तीनों भुजा होगी। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तीनों, यानी इसका मतलब होता है यहां पे √13 और √13
दोनों तो बराबर है, यानी इसका मतलब होता है √13 प्लस √13 दोनों बराबर है। और बराबर ये किसके हुआ? √52 को लिख सकते हैं आप, 4 13 चौक 52, तो 13 से बाहर निकल जाएगा तो 2√13 हो जाएगा, तो ये हो गया 2√13। इसका मतलब क्या हुआ? AB और BC बराबर हुआ CA के। और जब भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए, कोई भी त्रिभुज कब बनता है उसकी परिस्थितियां होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी त्रिभुज तब बनता है यदि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि 5, 4 और 9 इससे त्रिभुज बनाओ, देखो 5 और 4 कितना हुआ? 9, 9 9 के बराबर हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर मैं यहां लिख दूं 6, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 से 6 से बराबर है, 6 और 4 10, ये बराबर है, 5 और 6 11। मतलब कुल मिला के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक होता है तब ही त्रिभुज बनता है। तो इसका उत्तर होगा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल बहुत सुंदर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में AB 7 सेंटीमीटर, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, चलो ये ले लिया, ये सा ले लिया, ये ले लिया AB। अभी आप लोग को पता थोड़ी ना त्रिभुज कौन सा है, तो AB 7 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपके पास, सॉरी BC बराबर है 7√3, तो ये हो गया 7√3, और CA बराबर है 14। ये 14। अब एक बात बताओ, कोई भी कोण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लगाओ? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए तो 14 का वर्ग करिए, और दूसरी भुजाओं का वर्ग करिए 7 का वर्ग प्लस 7√3 का वर्ग। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 14 का वर्ग कितना हुआ? 196, 7 का वर्ग कितना हुआ? 49, प्लस 7 का वर्ग 49, 49 गुणित 3, ठीक है। यहां से 49 कॉमन निकाल लिया तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 49 में 4 का गुणा करेंगे तो 196 होगा। इसका मतलब होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, और ऐसा हो जाता है तो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समतल सतह के ऊपर 15 मीटर ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर खंबे पर, ऊंचाई के खंबे पर 17 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंचती है। देखो ये है 15 मीटर खंबा और एक सीढ़ी पहुंच रही है 17 मीटर, 17 मीटर। तो ये 15 मीटर है और ये 17 मीटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये बता रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये निकालना है आपने, माना कि इसको x मान लो। 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 15 का वर्ग 225 बराबर x स्क्वायर, 289 में से 225 जाएगा तो 64 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया? 8। अब इस सवाल को तो मैंने इतना किया, मुझे समकोण त्रिभुज की लगभग 7-8 प्रकार की भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं पर 13 दे दे, 12 दे दे तो 5 100% होगा, कहीं पर 10 दे दे, 8 दे दे वो तो 6 हमेशा होगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए सर। 17 दे दिया, 15 दे दिया तो 8 एनी हाउ होगा। तो मेरे को तो सवाल पढ़ते ही मेरे को 8 के पास जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वांग समता। सर्वांग समता एक ऐसी चीज है जहां पर आपको दो त्रिभुज, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये एक और कोई भी त्रिभुज है ABC, माना कि ये PQ और R, ये सर्वांग सम का मतलब होता है ये ऐसा। सर्वांग सम का मतलब होता है कि अगर इन दोनों की कोई भी 3 भुजाएं बराबर हो, 3 चीजें बराबर हो, कितनी भुजाएं नहीं, 3 चीजें बराबर हो। देखो इसमें 6 चीजें होती है,
3 तो कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। उसमें से एक नियम होता है कि इन दोनों में मिलकर कोई भी 3 चीजें बराबर होगी तो अन्य चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी, उसको सर्वांग समता बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके सर्वांग समता की क्या क्या चीजें होती है उस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो होती है तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो, मतलब इसकी ये भुजा बराबर हो, इसकी ये भुजा आपस में ये बराबर हो, इसकी ये तीनों भुजाएं आपस में तीनों बराबर हो, तो ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। एक और क्या होता है, दोनों साइड के बास में एक हो, ये एस का मतलब होगा साइड और ए का मतलब होगा एंगल, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब होता है भुजा कोण भुजा, ठीक है। अब होता है ए एस ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ये भी संभव है। एक और होता है डबल एस, ये भी संभव है। एक और होता है आर एच एस, ये भी संभव है। ये 5 चीजें होती है, 1 2 3 4 5, ये पांचों याद रख लेना, है ना। इसको बोलते हैं सास, ये ऐसे आस राज एच एस ये। परंतु ध्यान रखिएगा तीनों कोण आपस में अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ नहीं कहा सकता, इसलिए ये उत्तर गलत है। बात समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रथम n धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं के योग का मध्य क्या है। तो एक बात बताऊं, प्रथम मतलब होता है 1 3 5 7 9। अगर इनका बोलो कि माध्य निकालना है तो आपको पता है संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसका माध्य क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। कितना होगा बेटा, 5 होगा। कुल मिला के ये सवाल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब होता है n, इसका उत्तर क्या होगा n, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1 3 5 7 9 11, तो इनका माध्य कितना होगा, तो आपको पता है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना हुआ 6, तो इसका उत्तर कितना होगा 6, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 13 तो इसका उत्तर कौन सा होगा 7। मतलब कुल मिला के जितनी भी प्रथम n धनात्मक विषम प्राकृत संख्या होता है उनका माध्य कितना होता है n होता है। इसके बारे में भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको बताएंगे। तो अभी तो ये पेपर सोल्व करना है जिससे आपको पता लग जाए कि क्या चल रहा है। 13 के प्रथम 20 गुणांकों का योग कितना है। अब देखो 13, अब देखो 13 एकम 13, ऐसे चलते 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 13 दूना 26 होगा, और ऐसे चलते चलते 10 बार में तो 130 आएगा, फिर और आगे चलेंगे टटो करके ना 260 आएगा, ये योग है। तो आपको पता है जब हमको पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो और हमें कुल पद पता हो, कुल पद पता हो, तो आपके पास योग कितना होगा, उसका सूत्र होता है n/2 a प्लस l। a मतलब होता है प्रथम पद और l मतलब होता है अंतिम पद। तो यहां पर n कितना हो गया, 20 पद है तो ये 20 लिख दिया, 20/2। अब यहां पे a कितना है 13 और अंतिम पद कितना है 260, तो यहां पर हो जाएगा 20 में 2 का भाग दिया कितना हो गया 10, और 260 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 273, और 273 में 10 का गुणा होगा तो 273 गुणित 0, ठीक है। आया समझ में आपको, इस प्रकार का सवाल है। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं आपको क्लास वर्क देता हूं, है ना, उसको करना। क्लास वर्क का मतलब होता है कि आप यूं, तो यहां पे लिखना आपको 12 के प्रथम 20 गुणांकों का योग निकालना है आपको। ये आप कमेंट में अगर पूरा वीडियो देखेंगे आपको तो इसका कमेंट में उत्तर लिखना है, का योग लिखना है, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप खुद बनाइएगा सवाल को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण ऐसी होती है ax² + bx + c = 0।
ये इस रूप में द्विघात समीकरण होती है। अब यहाँ पर आपके पास द्विघात समीकरण कौन सी नहीं है, तो देखो यहाँ पे आप केवल समझ लो, इसमें इस x का 3x में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी x में x स्क्वायर होगा तो इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3x स्क्वायर में x स्क्वायर होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण बनेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है, उससे घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो बच जाएगा। यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लफड़ा है। देखो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणा हुआ तो कितना होगा 2x स्क्वायर, और इस 2x में x स्क्वायर का गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बनेंगे। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात चर की कितनी होना चाहिए? 2। अगर यहाँ 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु चर की घात 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चर की घात अधिकतम कितनी होना चाहिए? 2। ठीक है, तो आज हमने यशस्वी योजना के 2022 का पेपर का हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप किसी भी प्रकार की मैथ्स को किस लेवल से पढ़ाना है, 0 से पढ़ाना तो पढ़ा देंगे, हीरो से पढ़ाना तो पढ़ा देंगे, 20 से पढ़ा देंगे, कोई टॉपिक पढ़ना, किसी भी प्रकार की मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अपने कम से कम स्टूडेंट का लेवल तो पता चले कि वो किस प्रकार से। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।